नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं अध्याय 1 कक्षा 11वीं का प्रक्षेप गति संबंधित आगे के व्यंजक बताने जा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था प्रक्षेप गति जो है वो दो स्थितियों में होती है, एक क्षैतिज दिशा में किसी ऊंचाई से पिंड को फेंकने पर और दूसरी होती है पृथ्वी तल से प्रक्षेपित पिंड के लिए। तो मैंने दोनों आपको डेरिवेशन बताए थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, उसको हम देखते हैं। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें एक उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट, एक क्षैतिज परास और एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका जो डेरिवेशन है वो है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये चित्र बना लेते हैं। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां से थीटा एंगल से डिस्प्ले इसको फेंका गया। तो जितना एंगल और जितना वेलोसिटी यहां से हम देते हैं उसको फेंकने के लिए, उतना ही एंगल यहाँ उसके गिरने पर बनता है और उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे गिरता है। मतलब जब यहाँ पहुंचेगा तो ठीक उतना ही वेग होगा और उतना ही कोण होगा जितना उसको फेंकते टाइम था। और ये इसकी हाइट है, मैक्सिमम हाइट, जहाँ वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है इस बिंदु पर। उच्चतम वेग का मान 0 होता है वाई की डायरेक्शन में, लेकिन जो क्षैतिज वेग है वो उसका रहता है, जिसके कारण पिंड जो है यहां से और ऊपर तो नहीं जा सकता लेकिन आगे आएगा। तो यही वेग है जो उसको आगे लेकर आता है यहां तक। ठीक है, और ग्रेविटी जो है उसका अपोज करती है, यानी विरोध करती है, उसको ऊपर जाने से रोकती है, तो ये नीचे की ओर लगेगी। अब हमको यहाँ पे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल का मतलब है प्रक्षेपण बिंदु ओ से फेंकने पर, जब ये ऊपर गया तो पृथ्वी पर गिरने से पहले, यानी कितने देर तक ये हवा में रहता है। प्रक्षेपण बिंदु ओ से फेंकने पर और पृथ्वी पर बिंदु के ऊपर गिरने से पहले जितने देर तक ये हवा में रहता है, तो इसके हवा में रहने का समय, अर्थात कितने देर तक ये वायु में है, वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल। अर्थात जितने समय तक ये हवा में तैर रहा होता है वो उसका उड्डयन काल है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो परवलयाकार मार्ग बन रहा है, इस मार्ग को पूरा करने में, अर्थात इस गति को पूरा करने में, प्रक्षेप मार्ग को बनाने में जितना समय लग रहा है ये उसका उड्डयन काल है। ठीक है, अब एक चीज और जरूरी बात, जितना टाइम इस पिंड को ओ से बिंदु एम तक जाने में लगेगी, ये उच्चतम बिंदु एम है, यहां तक ओ से एम तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको एम से क्यू तक पहुंचने में लगेगा। अर्थात हमको करना ये है कि ओ से एम तक पहुंचने का टाइम निकाल लेना है, उसी का डबल कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा ये ओ से एम तक और क्यू तक आने का समय, टोटल टाइम। तो हमको ओ से एम तक जाने का टाइम निकालना है। तो चूंकि इसमें 2 प्रकार की गति होती है, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब है वाई की डायरेक्शन है, वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हमको ये जो फाइंड आउट करना है ये ऊर्ध्वाधर गति में प्राप्त करना है। तो हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर गति के जो घटक है वो लिख लेंगे हम, क्षैतिज गति वालों को नहीं लिखना। क्या लिखना है? ऊर्ध्वाधर गति के घटक, पिंड का प्रारंभिक वेग, वाई की डायरेक्शन में जो है वो लिखना है। क्या होता है? u y इक्वल टू u साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में क्या है प्रारंभिक वेग? y की डायरेक्शन में u y इक्वल टू u साइन थीटा। मैंने पिछले डेरिवेशन में आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने समझाया था कि यहाँ पर जो वेग है u वो 2 भागों बढ़ जाता है। पहला क्षैतिज हो जाता है ux और y की डायरेक्शन में uy। चूंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज वो समांतर चतुर्भुज बनता है, P से A पर लंब खींचा PA और y अक्ष पर PB, तो समांतर चतुर्भुज क्या बनता है? OAPB। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये uy है तो यहाँ पे uy हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से क्या निकालते हैं?
हम निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, लंब बटे काट, यानी यू आई अपॉन यू, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू यू आई अपॉन यू, देन यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये जो है वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में हम प्रारंभिक वेग निकालते हैं। और अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि यू एक्स अपॉन यू, देन यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा। तो ये होगा किस दिशा में, एक्स की दिशा में, अर्थात क्षैतिज प्रारंभिक वेग। तो अभी हमको क्षैतिज वाला नहीं चाहिए, ऊर्ध्वाधर वाला चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया। तो आपको मिल गया प्रारंभिक वेग, और त्वरण क्या होगा y की डायरेक्शन में, त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। ये तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि माइनस जी क्यों है, क्योंकि जिस दिशा में पिंड जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है। तो ये वास्तव में क्या है, मंदन है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन कब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब पिंड नीचे की ओर जाता है, और जब पिंड ऊपर जा रहा है तो माइनस में होगा, जिसको बोलते हैं मंदन। और क्या लिखना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है y की डायरेक्शन में, ये है वी वाई इज इक्वल टू जीरो। y की डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग यू आई है और अंतिम वेग वी वाई इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जब पिंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये वी वाई जीरो होने से ही ये और ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद वो नीचे आने लगेगा। तो अब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। u, याद करें आप, अगर u a और v दिया गया हो तो कौन सा समीकरण लगता है, गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको y के रूप में बनाएंगे तो क्या आएगा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये जो वैल्यू है इनको रख देंगे इसमें, क्या आ जाएगा, जीरो यू साइन थीटा प्लस ए वाई का वैल्यू माइनस जी टी, कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी को पक्षांतर किया तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, देन टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टी का वैल्यू आया, लेकिन ये जो टी का मान है ये ओ से एम तक जाने का समय है, पर हमको उड्डयन काल कैसा निकालना है, ओ से क्यू तक पूरा टाइम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे कि जितना टाइम ओ से एम तक जाने में लगा है, ठीक उतना ही टाइम एम से क्यू तक जाने में लगेगा, तो उसका 2 गुना कर देना है। यह समय टी ओ से एम तक जाने के लिए है, ठीक इतना ही टाइम, इतना ही समय पिंड को एम से क्यू तक आने में लगेगा। इसलिए वही उड्डयन काल, तो इसलिए उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t, 2 इंटू टी, इसका मल्टीप्लाई कर दें, देन 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आ गया आंसर, u साइन थीटा अपॉन जी था, उसका मतलब डबल कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है उड्डयन काल का व्यंजक, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्षैतिज परस का वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक, तो इसको मिटा दें, इसी में आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चित्र यही रहेगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप यहां तक करें, समीकरण 1 तक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए याद रखें। अगर इसके 2 तरीके हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी होगा। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक निकालना है, मतलब ये निकालना है, देखो एम से नीचे ये लंबवत ऊंचाई इतना, तो यही ऊर्ध्वाधर वाले घटक लेंगे, ये जो अभी हमने लिया है। इसमें एक चीज क्या जोड़ देना आपको, समीकरण ये जो आएगा इसको समीकरण 1 देना है, फिर गति के द्वितीय समीकरण से, दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा वो ज्यादा आसान है। दूसरा समीकरण क्या होता है गति का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह आपने क्या रख दिया, एस यानी ये हाइट, यहाँ पे लिख देंगे एस इज इक्वल टू एच, एच लिख देंगे। यू टी में क्या लिखेंगे, यू वाई टी प्लस 1/2
ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई मतलब यू साइन थीटा, टी का वैल्यू ये रख दो यू साइन थीटा अपॉन जी, और प्लस ये माइनस हो जाएगा जी अपॉन टू यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ पे माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया, इधर आएगा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे अगर इसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को, तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा वन अपॉन टू, वन में से वन अपॉन टू घटाएंगे तो कितना आएगा वन अपॉन टू, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक। ठीक है, मतलब गति का दूसरा समीकरण लेंगे, उसमें टी का वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा एस की जगह एच रख देंगे। लेकिन मैं आपको छोटा तरीका बता रहा हूं, उसको देखें। उसमें क्या करना है, ये तो लिखना है, गति का तीसरा समीकरण लेंगे हम, गति के तृतीय समीकरण से आपको याद होना चाहिए बस। तो ये होता है कि तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे इसको बना लेंगे इसके हिसाब से, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस। वी वाई का वैल्यू 0, यू वाई का यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर एंड 2 इंटू माइनस जी और एस की जगह एच। ये कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। टू जी एच माइनस में जीरो साइड में लेगा तो टू जी एच प्लस में हो जाएगा, और ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। देखिए ये आसानी से आ गई, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का व्यंजक गति के तीसरे समीकरण में वैल्यू रख देंगे तो आसानी से प्राप्त होगा। अच्छा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते किसे हैं, ये कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे किसी पिंड को पृथ्वी तल से प्रक्षेपित करने पर उस प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु से पृथ्वी तल की लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी है ना, प्रक्षेप पथ की उच्चतम बिंदु एम से पृथ्वी तल की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। हाँ, अब अधिकतम वाले केस में क्या लिखेंगे, अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा, मतलब ये हाइट जो है मैक्सिमम कैसे मिलेगी, ये तब मिलेगी जब हम 90 एंगल से फेंकेंगे, तो बिल्कुल सीधा ऊपर। ज्यादा हाइट चाहिए आपको तो आप क्या रखेंगे, एंगल थीटा को रखेंगे 90, थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसलिए एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी। क्यों, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये आएगा मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने उड्डयन काल और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको समझाया। अब नेक्स्ट जो एक और बचा है उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, क्षैतिज परास का व्यंजक। क्षैतिज परास यानी एक्स की दिशा में ये वाली जो दूरी है ये निकालना है। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। इसमें क्वेश्चन ये है कि इस प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु एम पर वेग और त्वरण के बीच में एंगल कितना होगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु एम पर वेग और त्वरण के बीच में कोण कितना बनेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रक्षेप पथ के क्षैतिज मतलब प्रक्षेपण बिंदु ओ से किसी पिंड को हम फेंकते हैं किसी वेग से, अगर वेग का मान दिया है, मान लीजिए यहाँ वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, और कितने एंगल से मैंने फेंका है 60। तो आप कमेंट करके बताएं, पहला क्वेश्चन मेरा जो मैंने पूछा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिंदु क्यू पर गिरते समय इसका एंगल और इसका वेग कितना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसका अगला क्वेश्चन जो बचा है उसको लेकर। और आप कमेंट करके बताएं, अगर कहीं पे कुछ डाउट है या समझ में नहीं आता तो बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर बताएं। थैंक यू।